हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक और वीडियो अपलोड कर रही हूँ तुम लोगों के लिए। प्रेसी राइटिंग का ये टॉपिक हमारा क्लास में नहीं हो पाया था, तो मैं तुम्हें थोड़ा समझा देती हूँ, तुम्हें इससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। एक मैंने और वीडियो अपलोड किया है जो तुम्हारा उस चैप्टर से था जो हमारा नहीं हो पाया था क्लास में, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो मैं लिंक ERP पे शेयर कर दूँगी तुम लोगों के साथ। और ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है, प्रेसी से रिलेटेड है, जो हमारे यही दो टॉपिक्स बचे थे जो क्लास में नहीं हुए थे, एक चैप्टर और एक प्रेसी का। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लेना एक या दो बार, तो तुम्हें थोड़ा प्रेसी में हेल्प हो जाएगी। ये तुम्हारी हेल्प बुक से ही है। ओके, सो प्रेसी राइटिंग क्या है? द टर्म प्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड प्रेसिस। प्रेसी का क्या मीनिंग होता है बच्चों? प्रिसाइज करना। प्रिसाइज मीन्स छोटे फॉर्म में लिखना उसको। मान लो एक बड़ा पैराग्राफ दिया है, उसको आपने शॉर्ट करना है, और कितना शॉर्ट करना है? लगभग उसको आपने 1/3 लेंथ में ले आना है। जैसे मान लो 150 वर्ड्स का अगर कोई पैराग्राफ आपको दिया है प्रिसाइज करने के लिए, तो आप उसको 50 वर्ड्स में प्रिसाइज कर देते हो। तो दिस इज कॉल्ड प्रेसी। ठीक है, और उस प्रेसी में आपने देखो क्या क्या लेना है। पहला पॉइंट है कि सेंट्रल आइडिया जो है उस प्रेसी का, वो आपने ज़रूर उसमें ऐड करना है। सेकेंड पॉइंट है कि उस प्रेसी का 1/3 हिस्सा आपने उसको छोटा कर देना है, 1/3 में ले आना है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, एग्जाम्पल दिया था। और नेक्स्ट है कि ये गुड प्रेसी जो हैगी होगी उसमें आपको कोई एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, रेपिटिशन, कंपैरिजन्स, ऐसी कोई भी चीज़ आपने मेन पैराग्राफ से लेकर अपनी प्रेसी में नहीं डालनी है। आपने केवल मेन सेंटेंसेस उसमें डालने हैं। और ये जो आपकी प्रेसी होगी, इट मस्ट बी इन ए क्लियर एंड ल्यूसिड वे में आप इसको बनाओगे, और जो लैंग्वेज है वो सिंपल होगी। अनब्रोकन सीक्वेंस में ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, यही पॉइंट हिंदी में भी लिखा है कि जो प्रेसी है उसकी लेंथ आप मेन पैराग्राफ की 1/3 ले आओगे। थोड़ा बहुत 4-5 वर्ड्स जो हैं कम या ज़्यादा हो सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि आप उस प्रेसी का एक टाइटल बनाओगे। यू विल फॉर्म अ टाइटल आउट ऑफ दैट प्रेसी। वो टाइटल आप अपने बेस पे उस प्रेसी को पढ़कर जो आपके माइंड में आता है वो बनाओगे। और टाइटल उस प्रेसी से रिलेटेड होना चाहिए, और आपने ज़रूर लिखना है टाइटल, चाहे टाइटल आपसे पूछा गया हो या नहीं। ठीक है, उसके बाद है कि आप प्रेसी किस फॉर्म में लिखोगे। तो उसको आप डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच होता है राम सेज ही इज़ माई ब्रदर, राम सेज कोमा ही इज़ माई ब्रदर, ये है डायरेक्ट स्पीच। आप इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? राम सेज दैट ही इज़ हिज ब्रदर। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशंस वगैरह उस फॉर्म में लिखोगे आप, कोमा या इन्वर्टेड कोमा में आपकी प्रेसी नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेसी लिखते वक्त आप फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करोगे। फर्स्ट पर्सन जैसे आई या वी, जिसमें हम खुद शामिल होते हैं। सेकंड पर्सन होता है यू, जो हमारे सामने खड़ा है। इन दोनों को आप थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करोगे, जैसे ही, शी, इट, दे, ऐसे। आई, वी और यू इसमें से हट जाएंगे। और फिर प्रेसी में आप अपने पर्सनल आइडियाज़ को बच्चों बिल्कुल भी नहीं डालोगे, जैसा कि इस 5th पॉइंट में बताया गया है। आप वही चीज़ डालोगे जो पैराग्राफ में राइटर ने आपको दी है। ठीक है, आपने अपने पर्सनल आइडियाज़ उसमें नहीं डालने हैं। और पंक्चुएशन का कोई मार्क आप प्रेसी में नहीं लगाते हो। प्रेसी में प्रेसी में पंक्चुएशन का पालन किया जाता है। उसका ये पॉइंट गलत हो गया। जहाँ भी पंक्चुएशन की रिक्वायरमेंट है, फुल स्टॉप और कोमा के बिना, तो हम प्रेसी लिख ही नहीं सकते। ओके, सो हाउ टू राइट अ प्रेसी। पहला है कि आपने मेन जो पैराग्राफ दिया है आपको उसको ध्यान से पढ़ना है 2 बार 3 बार। और उसके बाद उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो मेन आइडियाज़ आपके आते हैं माइंड में, उसको आप अंडरलाइन करते रहोगे, जो जो चीज़ें आपको मेन लगती हैं। और याद रहे, इन मेन चीज़ों को अंडरलाइन करते वक्त आप उसमें एग्जाम्पल्स को, कंपैरिजन्स को, तुलना की गई है या और है, उन चीज़ों को आप अंडरलाइन नहीं करोगे, क्योंकि आप उनको अपनी मेन प्रेसी में ले ही नहीं रहे हो, जैसा मैंने ऊपर बताया था। और फिर लास्ट में जो अंडरलाइंड वर्ड्स आपने पढ़े हैं, अंडरलाइन किए हैं, उनको आप एक कंप्लीट सीक्वेंस में डाल दोगे। और फिर 4th पॉइंट है कि जो आपने सिलेक्टेड अंडरलाइन लगाए हैं सेंटेंसेस, उनको आप एक रफ ड्राफ्ट तैयार करोगे। ये रफ ड्राफ्ट आपका छोटा भी बन सकता है रिक्वायरमेंट से, और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। फिर आप काउंट करोगे कि कितना डिफरेंस आया है ओरिजिनल में और आपके वर्ड्स में। और जहाँ तक हो सके वर्ड्स आपके होंगे, शब्द आपके होंगे, लेकिन जो विचार है वो आपके नहीं होंगे। विचार राइटर के होंगे जिसने वो पैराग्राफ आपको लिख के दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं ऐड करनी है। पहला है, कोई भी एग्जाम्पल जो दिया गया है वो आप अपनी प्रेसी में इंक्लूड नहीं करोगे। सिंपल सेंटेंस जो है वो आप लेंगे, उसके बाद जिस पर्सन का एग्जाम्पल उसको प्रूव करने के लिए दिया है आप उसको ऐड नहीं करोगे।
उसके बाद रेपिटेशन किसी भी चीज़ का आप अपनी प्रेसी में डेफिनेटली नहीं लोगे। जैसे ये है, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव मैन, करेजियस, फेयरलेस, डॉन्टलेस, ऑल दीज वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। तो आप बार बार ये सब नहीं लिखोगे, यू विल ओनली राइट राणा प्रताप वॉज वेरी ब्रेव, दैट्स इट। उसके बाद इलस्ट्रेशन, उदाहरण वगैरह जो दिए हैं वो आप बार बार नहीं लिखोगे। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हियर ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ऑल मैन एंड वीमेन आर इक्वल। इन सब का मीनिंग यही है कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो यू विल राइट ओनली दिस, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। कंपैरिजन्स हैं, 2-3 जनों का कंपैरिजन अगर किया गया है तो आप उसको लंबे सेंटेंसेस में लोगे ही नहीं, आप सिंपल लिखोगे। वॉज द लॉयन ऑफ द पंजाब, लाला लाजपत राय को लॉयन से कंपेयर किया गया तो आप लिखोगे लाला लाजपत राय वॉज वेरी ब्रेव, दैट्स इट। इंडिया इज अ पुअर कंट्री। उसके बाद कोटेशंस है। कोटेशंस मैंने कहा था आप डायरेक्ट स्पीच में लिखोगे ही नहीं, इसको कहते हैं बच्चों डायरेक्ट स्पीच, जो ये गांधी जी वाला एग्जाम्पल है। वंस ही सेड के बाद कोमा, देन इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा में ये आई आ गया, आई फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को आप थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करोगे, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे इसका क्या लिखोगे, वंस ही सेड। सो वंस गांधी जी सेड दैट ही कुड लिव विदाउट फूड एंड वाटर बट ही कैन नॉट लिव इवन फॉर अ मोमेंट विदाउट माई गॉड, मीन्स विदाउट हिज गॉड। तो इसको आप सिंपली लिख दोगे, गांधी जी वॉज ट्रूली ए मैन ऑफ गॉड। इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सब खत्म कर दिया, इवन थर्ड पर्सन भी। नेक्स्ट है इररेलेवेंट मटेरियल। अब इसमें वैसे तो ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं करवाई हैं, लेकिन आपकी हेल्प बुक में दिए हुए हैं इसी टॉपिक के नीचे, तो आप उसमें से कुछ प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रेसी में, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई एक पूरे एक सेंटेंस का काम किसी एक वर्ड से चल रहा है तो आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड को हम थेइस्ट बोलते हैं, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो आप थेइस्ट लिख सकते हो। पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड को आप अथेइस्ट बोल सकते हो। इसी तरह से बीए फाइनल ईयर में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, बच्चों ने अच्छी तरह किए भी हैं, तो वो उनके सिलेबस में जो प्रेसी है वो उसका फ़ायदा यहाँ से उठा सकते हैं। दे कैन यूज़ दैट क्वेश्चन और दैट देयर नॉलेज इन टू दिस प्रेसी राइटिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से उनका पूरा एक सेंटेंस एक छोटे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इस तरह से अपने शब्दों को कम कर सकते हैं। और बीएससी वाले स्टूडेंट इसके नीचे जो दिए हुए हैं कुछ याद कर सकते हैं, वो उनके डेली लाइफ में भी बड़े हेल्पफुल रहते हैं, नॉलेज भी बढ़ती है इससे। सो इफ़ यू वांट यू कैन लर्न दीज फ्रॉम योर हेल्प बुक। उसके बाद लिंकिंग वर्ड्स जितने भी हैं बच्चों, जो सेंटेंसेस को या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन एडिशन टू दिस, इंडीड, दस, इस तरह के लिंकिंग वर्ड्स को आपने छोड़ देना है, स्किप कर देना है, ओमिट कर देना है। इस तरह के वर्ड्स को आपने अपने प्रेसी में ऐड ही नहीं करना है। अब उसके बाद बारी आती है कि टाइटल को हमने कैसे लिखना है। प्रेसी का टाइटल चाहे पूछा जाए चाहे नहीं, आप उसको प्रेसी लिखने से पहले बिगिनिंग में ही लिखेंगे और ज़रूर लिखेंगे। उस टाइटल में क्या लिखेंगे कि प्रेसी किस टॉपिक के बारे में है, किस चीज़ के बारे में राइटर उस पैराग्राफ में लिख रहा है। वो जब आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ईजिली पता लग जाएगा। और लिखना कैसे है टाइटल का जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सबका पहला लेटर कैपिटल होगा। और उसमें जो प्रपोजिशन, कंजंक्शन या आर्टिकल आ गए हैं उनका पहला लेटर छोटा होगा। देखो जैसे द पहला है तो टी बड़ा, स्टोरी मेन वर्ड है तो एस बड़ा, ऑफ का ओ छोटा है, माई लाइफ मेन वर्ड्स हैं, इंग्लिश 4 का एफ छोटा है क्योंकि ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। यहाँ प्लेजर का पी यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ देखो द का टी बड़ा है क्योंकि ये पहला वर्ड है, ओल का ओ बड़ा है, ओल का एंड कंजंक्शन है इसलिए ए छोटा है, द आर्टिकल है इसलिए टी छोटा है, और नाइटिंगेल मेन वर्ड है इसलिए एन बड़ा है। So these are some of the points you need to take care of while writing a précis, and you need not worry about this, that this is a difficult question. All of its difficulty will remove automatically once you read the paragraph carefully 2-3 times at least, and if still you don't understand this paragraph you can read it once or twice again. Then you will come to know what is the central idea of the writer of this paragraph, and then you will be able to convert it into 1/3 of its original length. ओके, सो स्टेप 1 क्या है? आपने प्रेसी को 2 या 3 बार पढ़ना है, फिर आपने मेन थीम को अंडरलाइन करना है, फिर आपको एक रफ ड्राफ्ट बनाना है, उसमें आपने एसेंशियल पॉइंट्स ही लेने हैं, आपने अपने कमेंट्स विचार उसमें नहीं पेश करने हैं, ज़्यादा तड़कीले भड़कीले वर्ड्स नहीं डालने हैं। आपके प्रेसी के शब्द जो हैं, जो वाक्य हैं, वो छोटे और मीनिंगफुल सेंटेंसेस होने चाहिए।
ठीक है। सो प्रेसी शुड बी इन योर ओन वर्ड। शब्द आपके होंगे, विचार आपके नहीं होंगे। सीक्वेंस में होने चाहिए, थर्ड पर्सन का यूज़ होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए, स्पेलिंग्स और ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, एंड मेक स्विचेबल टाइटल। अच्छा, ये हैं बच्चों वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जिनका मैं आपको बता रही थी। जैसे लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ अगर आ जाता है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज वर्ड्स यू कैन राइट अ सिंगल वर्ड, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। अनार्किस्ट हैं, एथेइस्ट हैं, सो वन वर्ड कैन रिप्लेस सो मैनी अदर वर्ड्स एंड स्टिल मेक द सेम मीनिंग। ओके, इसका मैं एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ तुम लोगों को। ये इम्पोर्टेंट में मार्क भी किया हुआ है तुम्हारी हेल्प बुक में, आई थिंक। सो दिस इज एक्सरसाइज 2। तो ये हम थोड़ा सा करवा देते हैं। वेदर इन द लॉन्ग रन गांधी जी इज गोस्पल ऑफ अहिंसा, लव एंड पीस विल ट्राउम्फ इज अ डिफरेंट मैटर। कहते हैं गांधी जी का जो अहिंसा का नारा था कि प्रेम और शांति की ही लास्ट में जीत होगी, ये हमें अभी नहीं पता। गांधीज एटीट्यूड्स वर टू स्पिरिचुअल टू बी जनरली अडॉप्टेड इन इंडिया और एनी अदर कंट्री। जो उनके एटीट्यूड्स थे, जो उनके काम करने के ढंग थे, वो इतने ज़्यादा आध्यात्मिक थे कि भारतीय लोगों को शुरू में समझ ही नहीं आते थे। अंडर नेहरू सिंस 1947 इंडिया हैज चैम्पियनड न्यूट्रलिज्म बिटवीन द वेस्ट एंड कम्युनिस्ट ईस्ट बट हार्डली नॉन वायलेंस इन अ गांधीयन सेंस। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू को गांधी जी की ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी। उन्हें बहुत मुश्किल से नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का पाठ समझ में आता था। शी हैज़ वेलकम्ड फॉरेन कैपिटल एंड परस्यूड 5-year प्लान्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी फार फ्रॉम गांधी स्पिनिंग व्हील। शी का मतलब है यहाँ हमारा इंडिया। इसने क्या किया, 5 वर्षीय योजना को लागू किया। गांधी जी का जो चरखा काटने का मंत्र था वो इसने नहीं समझा। येट गांधीज इन्फ्लुएंस एंड इम्पोर्टेंस वर एनॉर्मस। फिर भी गांधी जी का जो प्रभाव था भारतीयों पर उसको हम भुला नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा था। फर्स्ट, पहले क्या था, इट इज़ वेरी डाउटफुल विदाउट हिम द ट्रांसफर ऑफ पावर कुड हैव बीन इफेक्टेड विदाउट अ ब्रेक डाउन इनटू ए प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर। सबसे पहला तो ये कि जो इतना लंबा शीत युद्ध चला, सिविल वॉर चला, उसको हम उनकी सहायता के बिना नहीं जीत सकते थे। सेकेंड पॉइंट क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल which he led acted as a powerful stimulus to the other peoples of Asia and Africa to demand freedom from colonialism, one of the most significant movements of our time. उन्हीं की लीडरशिप में कॉलोनियलिज्म से छुटकारा पाने के लिए पूरे एशिया ने और अफ्रीका ने उन्हीं से लेसन सीखकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। थर्ड क्या है, इनसाइड इंडिया ग्रेट सोशल रिफॉर्म्स एंड अबव ऑल द डिक्लाइन ऑफ अनटचेबिलिटी स्टेम डायरेक्टली फ्रॉम गांधी जीज कैंपेन्स। जो एक छुआछात और जो एक अनटचेबिलिटी की बीमारी थी वो भी हमारे इंडिया में गांधी जी की वजह से ही दूर हुई। नो अदर स्टेटमेंट ऑफ दिस सेंचुरी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड हिम सच अ वेट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। कोई भी राजनेता हमारे देश में उनके अलावा उस सदी में नहीं हुआ जिसका लोगों पर इतना ज़्यादा प्रभाव था। हिज नेम इन इंडिया इज अ लेजेंड एंड आउटसाइड इंडिया हैज़ ग्रेटनेस ग्रोज एज द ईयर्स रिसीड। भारत में वो एक लेजेंड, एक जीती जागती कहानी के रूप में जाने जाते हैं और इंडिया के बाहर लोग उनका आज भी जैसे जैसे साल बीत रहे हैं लोगों का आदर उनके लिए बढ़ता जा रहा है। ही लव्ड इंडिया एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ नेशनलिस्ट, बट मोर इम्पोर्टेंट ही लव्ड गॉड एंड मैन। भगवान को प्यार करते थे, इंसान को प्यार करते थे, एंड मोस्ट सरप्राइजिंग रियली डिड फॉरगिव हिज एनिमीज, अपने शत्रुओं को माफ़ कर देते थे। द 20th century हैज़ सीन मैनी सक्सेसफुल रेवोल्यूशनरीज एंड मैनी ग्रेट मैन। 20वीं सदी में कई महान क्रांतिकारी हुए हैं। इट हैज़ नॉट सीन मैनी हु वर इन एडिशन सिंपली एंड पावरफुली गुड। इसमें उन लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है जो सिंपल थे और पावरफुली अच्छे थे। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा, गांधी जी का भारत में और भारत के बाहर प्रभाव, इम्पैक्ट एंड ग्रेटनेस ऑफ गांधी। और प्रेसी क्या है, गांधीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल इन पॉलिटिक्स। मतलब राजनीति में गांधी जी के प्रभावों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। एंड इवन एन अपोसल ऑफ पीस लाइक नेहरू कुड नॉट प्रैक्टिस इट। अपोसल का मतलब होता है दूत, शांति का दूत। नेहरू भी उनके विचारों को नहीं मानता था। सिमिलरली बाय एक्सेप्टिंग फॉरेन एड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया हैज़ रिजेक्टेड हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज। 5 वर्षीय योजना औद्योगिकरण को अपनाकर गांधी जी की जो चरखा काटने की नीति थी उसका विरोध किया। स्टिल ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन गेटिंग पीसफुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की शांतिपूर्ण आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। एंड एनकरेजिंग अदर कंट्रीज टू गेट रीड ऑफ स्लेवरी। जैसा मैंने ऊपर बताया कि पूरे एशिया और साउथ अफ्रीका में जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा अपने आप को आज़ादी दिलाने के। ही मेड सोशल रिफॉर्म्स लाइक द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पॉसिबल। उन्हीं की वजह से अनटचेबिलिटी हमारे देश में ख़त्म हुई।
ही इज़ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इन इंडिया एंड अब्रोड, भारत में और विदेश में भी उनका सम्मान किया जाता है। ही वॉज अ सेंट, अ नेशनलिस्ट एंड अ पीसफुल बट पावरफुल रेवोल्यूशनरी, वो एक सच्चे क्रांतिकारी थे। अच्छा, तो ये गांधी जी के बारे में था, जिसको कुछ सिंप्लीफाई किया है, एक टाइटल भी दिया है। टाइटल आप कोई और भी दे सकते हो गांधी जी के बारे में जो इसको रिफ्लेक्ट करते हो, इस पैराग्राफ को। और इसके बाद जो और मैंने मार्क करवाए थे बच्चों, ये 11th है, 12th है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसके बारे में एक और वीडियो और बना दूंगी। अदरवाइज़ यहाँ से अगर इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आई एम श्योर कि आपको प्रेसी लिखने के बारे में जो आपके मन में एक डर है कि हम कर पाएंगे या नहीं, और इट इज़ डिफ़िकल्ट परहैप्स यू थिंक दिस, सो ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ऑल्सो डू इट एंड दैट ऑल्सो properly and very well. Okay, so well student, take care, bye bye.